हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैरिचा हमारी ये साइंस की क्लास है। आप इससे पहले के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना था। उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर था वहाँ पर हमने सेल को डिस्कस किया था। दोस्तों, ये क्लास यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे होंगे जहाँ पर सिलेबस साइंस है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे ही टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है या बनने की पॉसिबिलिटी होती है। स्पेशली यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, केवीएस, इन 4 एग्ज़ाम के लिए ये सारे वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, हमने सेल और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन इससे पहले पढ़ा, वीडियो में देखा। आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उससे रिलेटेड जितना भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है या बना है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 60-70 क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपने पहले पढ़ा है, यहाँ पर चीज़ें एक तो रिवाइज हो जाएंगी, दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हर चैप्टर के बाद। मैंने सोचा है कि ऐसा किया जाएगा कि हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन पर एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अब हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल या कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो अब आपको बताना है। मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। कोशिका का नाम जिस जीव वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने कोशिका का नाम दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम कब दिया था? अगर कब की बात की जाए, ईयर की, तो यह 1965 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी कोशिका है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका अर्थात एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। ये चीज़ें मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान होगा, वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होंगी। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ माउस डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करती है? तो अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना होगा कि ऐसी कौन सी रचना है जो प्लांट को एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर को मैंने बताया था कि यह एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। बाकी राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, ये सारी चीज़ें जो है एक हो गई, लेकिन हमारा सेंट्रोमियर जो है यह एनिमल को प्लांट सेल से विभेदित करता है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर सेल में राइबोसोम अब्सेंस हो तो कौन सा कार्य सेल के द्वारा नहीं हो सकता है? रिस्पिरेशन, इमिशन, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो इन चारों में से आपको बताना होगा कि क्या राइट इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अगर राइबोसोम सेल में नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री सेल का कहा जाता है। ये चीज़ें बता चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बेहद ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है तो आपको ध्यान रखना होगा एक एक क्वेश्चन।
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, भोजन का ऑक्सीकरण जो है वह कोशिका के द्वारा संपादित नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5वां क्वेश्चन होगा, कोशिका का ऊर्जा गृह या सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह या जिसे आप पावर हाउस कहते हैं, यह किसे कहा जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा या बिग ऑर्गेनेल्स सबसे बड़ा कोशिकांग है? ये बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जो है वह सी होगा, प्लास्टिड। आप भी अपना आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से बताते जाइए, जिससे आपको भी पता चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और किस तरह से आपकी तैयारी है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, जो कि कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब 8वां क्वेश्चन हमारा है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यहाँ प्लांट सेल की बात की गई है। मैंने ये पॉइंट तो बहुत बार अपने दोनों वीडियो में बोला हुआ था, तो ये तो आपको बिल्कुल अब रट गया होगा कि प्लांट सेल का सबसे आउटर लेयर क्या कहलाता है? तो वह सेल वॉल कहलाता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। जबकि अगर वहीं पर एनिमल सेल की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल का आउटर लेयर कहलाता है। इसके बाद सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन सी लेयर जो है वह सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका आपको बताना होगा आंसर। 4 ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल। जो आउटर लेयर होती है वह सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल आपने पढ़ा है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड भी प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके बाद जो हमारी रिक्तिकाएँ हैं ये भी कहाँ पाई जाती हैं? ये रिक्तिकाएँ भी प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा 10 का आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सेल वॉल जो है यह प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेल वॉल होगा। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें में आते हैं। तो 11वां हमारा क्या हो जाएगा? कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रिस्पायरेशन का सक्रिय स्थल क्या है? तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन का एक्टिव साइट पूछ रहा है यहाँ पर। 4 ऑप्शन है, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। इसका आंसर क्या होगा राइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रिस्पायरेशन का सक्रिय स्थल होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। यहाँ पर अवर्णी लवक की बात की जा रही है। अवर्णी लवक मैंने बताया था आपको, जो प्लांट का रंगहीन पार्ट होता है, अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, उस पार्ट को अवर्णी लवक या उस पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो अब इससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जड़ों की कोशिकाओं में हमारा ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो 3 मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात किया था तो वहाँ पर क्या था? वो पौधे के ग्रीन भाग में पाया जाता था। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है या रंगहीन भाग में पाया जाता है। और यहाँ पर अब बात की जा रही है क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन सीरीज में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है किसे? कोशिका का सुसाइडल पाउच ऑफ सेल या सुसाइडल पाउच कहा जाता है सेल का। तो यह किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्यों है? सेल ये एक परमिएबल लेयर होती है। यह क्या करती है कि सेल में जो काम की चीज़ें होती हैं उसे तो अंदर आने देती है, लेकिन जो काम की चीज़ें जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया, इसे क्या करती है? ये मार देती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, जिससे इसे अपने आप को भी मारना पड़ता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो यहाँ साइटोप्लाज्म में जो धागे की तरह महीन रचनाएं होती हैं, झिल्लीदार एक जाल टाइप का बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर अब आपको बताना होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोस्तों, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो तरह का बताया हुआ था। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। बाकी इसके डिटेल देखना हो तो पहले के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी। तो प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये चीज़ पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हमने अपनी क्लास में नहीं डिस्कस किया था, इसलिए ये आपको मैं क्वेश्चन के तौर पे बता दे रही हूँ कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें प्रोटोप्लाज्म को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? वह हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह क्या कहलाता है? यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो मैक्सिमम पदार्थ हमारे सेल में पाया जाता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। यहाँ पर चर्बी मतलब फैट हो गया। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है। हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें 80% जल होता है, बाकी 20% अन्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? कई बार क्या होता है, साइंटिस्टों के कुछ कोटेशन आ जाते हैं, उन्होंने अपनी क्या अवधारणा प्रस्तुत की है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर भी ये एक कोटेशन दिया हुआ है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यह किसने कहा था? सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यह मूल अवधारणा किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा स्वान हो गया और ये स्लाइडेन, मतलब दूसरा और चौथा कहाँ है? ये डी इसका आंसर हो जाएगा। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बदल दिया है, क्वेश्चन तो सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर डिफरेंस पूछ रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, किसकी वजह से। ये 4 ऑप्शन में से आप किसकी वजह से डिफरेंस कर सकते हैं?
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है। सेल वॉल मैंने बताया है, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल की प्रॉपर्टी होती है, वह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह अंतर पाया जाता है पादप कोशिका और पशु कोशिका में। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य पूछ रहा है यहाँ पर। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, जनरेटिंग डाइजेस्टिव या एस्टेरॉइड। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी का कार्य क्या बताना है आपको, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? तो यह एस्टेरॉइड का कार्य करता है, अर्थात एस्टेरॉइड स्त्रावी जिसे हिंदी में बोलते हैं, यह गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है। तो इसका ये वाला आंसर जो है वह सही हो जाना है, डी ऑप्शन आप इसका टिक कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 22 है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, या मतलब कहने का है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत हमारा डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यह किस सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अब आप बताइए। इसका राइट आंसर सेंट्रियोल होगा। सेंट्रियोल क्या है? यह ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि डीएनए को रखता है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटीन सिंथेसिस की जो है रोल को निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, या गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर बी हमारा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यह ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्या है आंसर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया था अपनी पीडीएफ में, अपनी क्लास में, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आप देख लीजिए। पीसीडी जिसे कहते हैं, या प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह एजिंग कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कौन सा अंगक प्रायः एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एनिमल सेल में इन 4 ऑर्गेनेल्स में से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया है, प्लास्टिड हमारा जो है यह प्लांट सेल का प्रॉपर्टी है, ना कि एनिमल सेल की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्लास्टिड हो जाएगा। यह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, जबकि आपने जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देखा होगा, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ही वहाँ पर होता है। अब 26 में आते हैं। यहाँ पर कह रहा है लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम का कार्य पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का, इंटरसेल्युलर डाइजेशन का, या फैट सिंथेसिस का। तो लाइसोसोम दोस्तों क्या कार्य करता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का, अतः अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य लाइसोसोम करता है। इसका क्या होगा? सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27, जो कि है सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसी होती है? यहाँ कहने का मतलब यह है, तो यह परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल या इनएसिबिलिटी होती है। सेल वॉल हमारी पारगम्य होती है, तो यह यह परमिएबल होती है सेल वॉल हमारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेल कैसी होती है? परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। 28 में आ जाइए। 28 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसको जब मैं इमेज आपको दिखाई थी और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस की थी, तो वहाँ भी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो उंगली नुमा संरचना ऐसे फोल्डेड होती है, वह क्या कहलाती है? वह क्रिस्टी कहलाती है। कुछ इस तरह से रचनाएं थी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे ऐसे करके
तो ये इन दोनों के बीच की जो थी गैप, यही हमारा ये जो उंगली नुमा संरचनाएं थी, इसे ही हम क्रिस्टी कहते थे। तो यही कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, तो वह क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस जगह पे नहीं होता है, किस जीव में नहीं होता है। तो ईस्ट कहा जा रहा है, कवक, जीवाणु या शैवाल कहाँ पर नहीं होता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 30 अपने क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटोप्लाज्म वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारी चीज़ें। तो प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। 31 में आ जाते हैं। 31 कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो यह हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसको पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। द्विहेलिक्स प्रारूप, जिसको कि हिंदी में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ है ये। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रस्तावित किया था। 33 में आ जाते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने किया था, ये बताना है आपको। साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और 34 पर आ जाते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा। यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल की जो सेल एक्टिविटी है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य या केंद्रक द्वारा। तो सेल की जो क्रियात्मक एक्टिविटी है उसको केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। अब आते हैं 35 में। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्रोमोसोम वर्ड को सर्वप्रथम किसने दिया था। क्रोमोसोम वर्ड को सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 36 पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साइंटिस्टों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ बस आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पॉटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 में आते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अर्थात डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रस्का नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पर रियल न्यूक्लियस की बात की जा रही है। रियल न्यूक्लियस किसमें होता है ये आपको बताना होगा। बैक्टीरिया में, ग्रीन एल्गी में, लव अर्थात प्लास्टिडियम, कवक या लाइकेन किसमें होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो रियल न्यूक्लियस होता है वह किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। रियल न्यूक्लियस बैक्टीरिया में होता है। 39 में आ जाइए। 39 क्या कह रहा है, सर्वाधिक संख्या में क्रोमोसोम पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, सर्वाधिक संख्या में क्रोमोसोम ओफियोग्लोसम में पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओफियोग्लोसम में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो जो कोशिका का जीवित द्रव्य जीवद्रव्य है, यहाँ प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछ रहा है। प्रोटोप्लाज्म
किससे बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जीव द्रव्य है वह अर्थात प्रोटोप्लाज्म जो है वह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य एवं कोशिकांग से मिलकर बना होता है। 41 में आ जाइए। 41 क्या कह रहा है? कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। 42 की तरफ आते हैं। 42 है हमारी सबसे छोटी कोशिका अर्थात स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्या सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों आपको कोशिका बताया था अपनी क्लास में, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 42 के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन के रूप में ही। ये मैंने एक बुक का स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं बता रही हूँ। एक बुक का है, इम्पॉर्टेंट था मुझे लगा इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है इसे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम, ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन यहाँ भी था तो मैंने कर दिया। तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? ये हमने अपने क्वेश्चन में नहीं डिस्कस किया था इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रदान है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? बायोप्लास्ट की संज्ञा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को दी जाती है। ये भी मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो गोल्जी काय का सबसे बड़ा कोशिकांग सेल में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांगों को प्रदान की जाती है? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा फ्रेंड्स गोल्जी काय को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीसोम या F1 कण कहाँ पाया जाता है? तो F1 कण की बात की जाए तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो स्पिंडल का निर्माण सेंट्रोसोम करता है। अभी हमने सेल डिवीजन वाला टॉपिक छोड़ा हुआ है, किसी दिन उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूंगी। यूपी टेट में उससे क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल यहाँ आप इतना जानिए कि कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो वह सेंट्रोसोम है। नेक्स्ट है, पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं किसकी वजह से? तो पुरानी रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? अगर क्वेश्चन बने तो लाइसोसोम मुख्यतः एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के किस कोशिकांग को सुसाइडल बैग की संज्ञा दी गई है? इसको तो हमने अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, क्वांटासोम कहाँ पर स्थित होते हैं? दोस्तों यहाँ पर क्वांटासोम की बात की गई है तो थैलेकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटासोम स्थित होते हैं। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। क्वांटासोम कहाँ पर होते हैं? थैलेकॉइड की वॉल पर बहुत सारे क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पर स्थित होता है अगर पूछे तो क्लोरोफिल क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्वांटासोम में
क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में मैग्नीशियम तत्व सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पर होता है? प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस पर डिटेल से हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है, प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन करता है कार्य? क्लोरोप्लास्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात की जा रही है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? तो क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। अब आगे थोड़ा सा नेक्स्ट आगे आते हैं, सेंट्रल रूम ऑफ सेल कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन है? किसे सेंट्रल रूम ऑफ सेल की संज्ञा दिया गया है? तो न्यूक्लियस को सेंट्रल सेल ऑफ रूम की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये हमने अपनी क्लास में नहीं डिस्कस किया था, तो यहाँ देख लीजिए इसको। केंद्रक में डीएनए का 10% अमाउंट होता है। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया हुआ था। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन थ्रेड किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, जब सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वही डिवाइड होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? तो न्यूक्लियोटाइड हमारा जो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तथा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? तो यह वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंसन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था डीएनए मॉडल के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें डीएनए से रिलेटेड हैं, ये भी देख लेते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? अगर आपसे पूछे तो 20, अर्थात जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं उतने ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए भी हमारी सेल में पाए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है। एक तो कितने तरह के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं सेल में? तो 20 तरह के। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि कितने तरह के ट्रांसफर आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के। नेक्स्ट है, किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए है उसमें एंटीकोडॉन पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज एवं अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट होली नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन निर्माण होती है उसके लिए आदेश कौन देता है? हमारा डीएनए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश के रूप में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो डीएनए तो उसको आदेश दिया, लेकिन निर्माण कौन करेगा प्रोटीन का? वह आरएनए करता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दोनों ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आदेश की बात की जाए तो वह डीएनए देगा, लेकिन निर्माण की बात की जाए अर्थात सिंथेसिस की बात की जाए तो आरएनए प्रोटीन
का निर्माण करता है। यूरेसिल नामक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। जब मैंने डीएनए और आरएनए में आपको डिफ्रेंशिएट किया था तो वहाँ पर बताया था कि यूरेसिल नामक पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस जो है वह आरएनए में पाया जाता है। अब आपको बताना होगा कि डीएनए में इस यूरेसिल की जगह पे क्या पाया जाता था। नेक्स्ट है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। सेल से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल हो सका क्वेश्चन मैंने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन सेल से नहीं बन सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे सारे और आपके एग्ज़ाम में बेहद ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो सेशन, क्वेश्चन सेशन कैसा लगा, स्पेशली हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अब हमारा जो बायो का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जूलॉजी का रहेगा, वो डाइजेशन रहेगा। उस पहले हम डाइजेशन को पूरा डिस्कस करेंगे, 2 या 3 वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डाइजेशन से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसी तरह से हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसी तरह से उसकी तैयारी करेंगे। पहले उसके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप जब 2-3 बार वही चीज़ें सुनेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड यहीं पर अब करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।